हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ। इससे पहले हमने महापाषाण संस्कृति, लौह युग और पुरापाषाण काल के तीनों चरण कंप्लीट कर लिए। तो ये ताम्रपाषाण संस्कृति। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव द्वारा व्यवहार में लाई गई पहली धातु तांबा थी 5000 ईस्वी पूर्व। सबसे पहले कौन सी धातु? तांबा। तकनीकी दृष्टि से यह हड़प्पा से पहले की है, किंतु काल क्रम में यह हड़प्पा के बाद की है। तकनीकी दृष्टि से तो ये हड़प्पा से पहले की है, लेकिन काल क्रम में ये किसके? हड़प्पा के बाद आती है। गैरिक रंग मृदभांड इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड थे। जो गैरिक रंग के मृदभांड थे, ओसीपी, ये इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड थे, जबकि काले और लाल मृदभांड सर्वाधिक प्रचलित थे। यानी डेली यूज में तो काले और लाल मृदभांड, और जो इसके विशिष्ट मृदभांड थे वो कैसे थे? गैरिक रंग के। उत्तर प्रदेश का दोआब क्षेत्र ताम्रपाषाण संस्कृतियों का केंद्र कहलाता था। जो उत्तर प्रदेश का दोआब क्षेत्र है, यानी दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो वो क्या था? ताम्रपाषाण संस्कृतियों का केंद्र कहलाता था। नवपाषाण युग के बाद धातु युग आया, और इसमें कुछ समय तक पाषाण उपकरणों का प्रयोग भी धातु के साथ होता रहा। ताम्रपाषाण संस्कृति पत्थर और तांबे के औजारों पर आधारित थी। पत्थर और तांबे यानी दोनों एक साथ, पाषाण और ताम्र, ताम्रपाषाण बोलते हैं ना। तो किस पर आधारित थी ये? पत्थर और तांबे के औजारों पर। कभी कभी वे निम्न गुणवत्ता का कांस्य भी उपयोग में लेते थे। ताम्रपाषाण संस्कृति में लोग मुख्यतः ग्रामीण थे। वे पहाड़ियों एवं नदियों के आसपास रहते थे, जबकि हड़प्पा संस्कृति के लोगों में नगरीकरण विकसित हो चुका था। जो ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग हैं, ये कैसे थे? ग्रामीण थे, नदियों के और पहाड़ियों के आसपास रहते थे। लेकिन जो हड़प्पा संस्कृति है, उसमें नगरीकरण का विकास हो चुका था। भारत में ताम्रपाषाण युग के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी, इसमें आहड़ और गिलुंद है, और पश्चिमी मध्य प्रदेश है जो उसमें मालवा, कायथा और एरन है, और पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत है। ये ताम्रपाषाण जो युग था उसके महत्वपूर्ण अक्षेत्र हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, इसमें बनास घाटी और आहड़ और गिलुंद है इसमें, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन, और पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत। बिहार में चिरांद, सोनपुर, ताराडीह और सेंवार, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में है खैराडीह और नरहान। पश्चिमी बंगाल में है महिषादल और पांजुराजार डिब्बी। ये ताम्रपाषाणी संस्कृति के इनमें अवशेष पाए गए हैं। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति 2800 ईस्वी पूर्व से 2200 ईस्वी पूर्व टाइम पीरियड है इसका। और सीकर राजस्थान के नीम का थाना क्षेत्र में कांतली नदी के उद्गम पर गणेश्वर ताम्रपाषाण काल का महत्वपूर्ण केंद्र था। आरसी अग्रवाल के अनुसार यहाँ उत्खनन 1977 ईस्वी में किया गया। गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, यानी सबसे पहले ताम्रयुगीन जो सभ्यता संस्कृति थी, तो उसमें सबसे पहले क्रम में गणेश्वर संस्कृति। गणेश्वर का काल 2800 ईस्वी पूर्व से 2200 ईस्वी पूर्व है, तथा गणेश्वर प्राक हड़प्पा सभ्यता का काल का केंद्र था। गणेश्वर से हड़प्पा सभ्यता की तांबे की आपूर्ति होती थी। यह स्थल खेतड़ी, झुंझुनू की तांबे की खानों के नज़दीक ही स्थित है। गणेश्वर से तांबे के तीर, भाले, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियाँ, छेनी आदि मिले हैं। गणेश्वर के लोग मुख्यतः शिकार पर और आंशिक रूप से कृषि पर निर्भर थे। मुख्यतः तो मुख्य काम क्या था उनका? शिकार करना, और कृषि पर वो थोड़ा बहुत निर्भर थे। जोधपुरा संस्कृति पूर्वी राजस्थान में साहिबी या साबी नदी के किनारे
स्थित है। जोधपुरा जयपुर जिले में स्थित है। जोधपुरा कहाँ पर है? जयपुर जिले में। और राजस्थान में जोधपुरा, जयपुर और नौह भरतपुर से काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति के बर्तन मिले हैं। जो इस संस्कृति के क्या थे, जो सर्वाधिक प्रचलित मृदभांड थे, वो कहाँ से मिले हैं? राजस्थान के जोधपुरा और नौह भरतपुर से। अगली संस्कृति है बनास घाटी में स्थित आहड़ संस्कृति। इसको बनास घाटी में स्थित क्या बोलते हैं? आहड़ संस्कृति। इसका टाइम पीरियड है 2100 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। बनास नदी घाटी की ताम्रपाषाण संस्कृति के केंद्र आहड़, गिलुंद, मरमी, बालाथल थे। यह संपूर्ण सभ्यता बनास नदी घाटी में अवस्थित थी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण संस्कृति थी। यहाँ से प्राप्त बर्तनों का रंग काला और लाल होने के कारण इसे काले और लाल मृदभांड संस्कृति भी कहते हैं। तो जो यहाँ से मृदभांड मिले हैं उनका रंग कैसा था? काला और लाल। तो इस वजह से इसको काले और लाल मृदभांड संस्कृति भी कहा जाता है। ये हो गई बनास घाटी में आहड़ संस्कृति। अब है आहड़ संस्कृति के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। आहड़ राजस्थान के उदयपुर जिले में बेड़च नदी के किनारे स्थित है। बेड़च नदी उदयपुर के निकट गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर भीलवाड़ा में बिगोद के पास बनास नदी में मिल जाती है और उदय सागर तक बेड़च नदी को आहड़ नदी या फिर आयड़ नदी के नाम से पुकारा जाता है। आहड़ को आगाटपुर या फिर आगट दुर्ग और धुलकोट भी कहा जाता है। आहड़ को क्या? आगाटपुर, आगट दुर्ग और धुलकोट ये भी कहा जाता है। और आहड़ का प्राचीनतम नाम ताम्रवती या ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। इसका समय 2100 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच था। आहड़ में सर्वप्रथम उत्खनन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था और 1954 से 1956 के बीच रतन चंद्र अग्रवाल ने और 1961-62 में एसटी सांकलिया ने यहाँ उत्खनन कार्य करवाया। 1953 में सबसे पहले तो अक्षय कीर्ति व्यास ने, 54 से लेके 56 तक रतन चंद्र अग्रवाल ने और 61 से 61-62 में एसटी सांकलिया ने यहाँ पर क्या करवाया? उत्खनन कार्य करवाया। उत्खनन से आहड़ संस्कृति के 15 चरण प्राप्त हुए हैं। आहड़ में 6 ताम्र मुद्राएं, 3 मोहरे, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरे, यूनानी भाषा में लेख से युक्त एक मुद्रा, गेहूं, चावल, ज्वार और बाजरा, पैरों से चलित आटा पीसने की चक्की, रसोई घरों में सिलबट्टे, सूत काटने के चरखे, मिट्टी और तांबे के दीपक और लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। आहड़ से प्राप्त बैल की मृण मूर्ति को बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। आहड़ से क्या मिला है? बैल की मृण मूर्ति मिली है जिसको बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। आहड़ से अनाज रखने के बड़े मृदभांड मिले हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और कोठ कहा गया है। जो अनाज रखने के बड़े बड़े मृदभांड हैं उनको क्या कहा गया है? गोरे और कोठ। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य आहड़ से उपलब्ध माना जाता है। एसडी सांकलिया के कथनानुसार आहड़ में सूक्ष्म पाषाण उपकरण नहीं मिले हैं। सूक्ष्म पाषाण उपकरण है जो मध्य पाषाण काल की विशेषता थी वो नहीं मिले हैं, परंतु तांबे के उपकरण बहुतायत में मिले हैं। आहड़ के लोगों को धातु क्रम का भी ज्ञान था और आहड़ में पत्थरों की कुल्हाड़ियों या फलकों का लगभग अभाव ही है। यानी क्या नहीं मिला है वहाँ पर? पत्थर की कुल्हाड़ियाँ और फलक। गिलुंद अब आ जाता है। गिलुंद राजस्थान के राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे स्थित है और इस स्थान का उत्खनन 1959-60 में बीबी लाल के निर्देशन में हुआ। ये भी राजस्थान में है। बनास नदी के किनारे उत्खनन इसका बीबी लाल के द्वारा 1959-60 में किया गया। ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग पकी हुई मिट्टी
का प्रयोग बहुत कम करते थे। गिल्लुंद एकमात्र ताम्रपाषाण स्थल है जहां मकानों के निर्माण में पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। पहले भी हमने पढ़ा था कैसे घर थे उनके, कच्चे घर थे, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर गिल्लुंद है जो स्थान मिला है राजस्थान की बनास घाटी में। यहाँ पर लोग पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे घर बनाने के लिए। 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास गिल्लुंद में कच्चे मकान बने थे। आहड़ में लोग पत्थर के बने मकानों में रहते थे। आहड़ में कैसे थे? पत्थर के बने हुए मकान। गिल्लुंद आहड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र था। गिल्लुंद में एक प्रशस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं। बालाथल, उदयपुर में बालाथल भी आहड़ संस्कृति का केंद्र था। जो आहड़ संस्कृति है उसका केंद्र क्या था? बालाथल। बालाथल की खोज 1962-63 में V.N. मिश्र ने की थी। 1993-94 में यहाँ पर उत्खनन कार्य भी V.N. मिश्र के नेतृत्व में ही हुआ और यह नवीनतम ज्ञात ताम्रपाषाण स्थल है। बालाथल में दुर्गनुमा भवन एवं कुष्ठ रोग का शुरुआती प्रमाण मिला है। तो इसकी खोज V.N. मिश्र ने 1962-63 में, ये आहड़ संस्कृति का केंद्र था और उत्खनन कार्य भी V.N. मिश्र ने करवाया और ये नवीनतम ज्ञात यानी जो नया खोजा गया ताम्रपाषाण स्थल है। और यहाँ पर क्या है, एक तो दुर्गनुमा भवन और एक कुष्ठ रोग के शुरुआती प्रमाण मिलते हैं। राजस्थान और मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में सांड की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। अभी हमने पढ़ा था आहड़ से मिली है, जिसको क्या बोला गया है? बनासियन बुल। भीलवाड़ा राजस्थान में खारी नदी के किनारे स्थित ओजियाना भी ताम्रपाषाणिक स्थल है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है UGC नेट में। जो ओजियाना है ये कहाँ पर है? खारी नदी के किनारे, और कैसा स्थल है? ताम्रपाषाणिक स्थल। अभी है मालवा संस्कृति, 1700 ईस्वी से 1200 ईस्वी पूर्व इसका टाइम पीरियड है। मालवा संस्कृति आहड़ संस्कृति की उत्तराधिकारी संस्कृति थी। मालवा संस्कृति की विशेषता मालवा मृदभांड है। जो इसकी संस्कृति की विशेषता क्या है? यहाँ के मृदभांड जो समस्त ताम्रपाषाण मृदभांडों में सर्वाधिक उत्कृष्ट माने गए हैं। मालवा से प्राप्त चरखे और तकलियों से यह पता चलता है कि मालवा संस्कृति के लोग चरखे और कताई बुनाई से भी परिचित थे। जो वहाँ से चरखे और तकलियाँ मिली हैं उनसे क्या पता चलता है कि यहाँ के लोग क्या था? चरखे और कताई बुनाई के बारे में जानते थे। सबसे बड़ी ताम्र निधि ये कहाँ से मिली है? मध्य प्रदेश के गुनगेरिया से। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक आगे है मालवा संस्कृति मध्य भारत के मालवा क्षेत्र और महाराष्ट्र का जो दक्कन प्रायद्वीप का कुछ हिस्सा है उसमें मौजूद थी। मालवा क्षेत्र ताम्रपाषाण स्थलों से भरा पड़ा है, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या है? ताम्रपाषाणिक स्थल है। माहेश्वर, नागदा, एरन, कायथा, नवदा टोली, नारदी ये सारे क्या हैं? इसके प्रमुख स्थल हैं। मालवा संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नवदा टोली और माहेश्वर पुरास्थलों से होती है। अब है नवदा टोली। नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवदा टोली मालवा संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल है। नवदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज और पूना के प्रोफेसर S.D. सांकलिया ने किया। इससे पहले S.D. सांकलिया ने 1961-62 में आहड़ संस्कृति का, और अभी है यहाँ पर नवदा टोली का भी इन्होंने ही, ये क्या थे? दक्कन कॉलेज में पूना में प्रोफेसर थे, तो इन्होंने इसका उत्खनन किया। नवदा टोली भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाण युगीन ग्राम स्थल है, यानी ये भी क्या था? ग्रामीण क्षेत्र। नवदा टोली से लगभग सभी प्रकार के अनाज मिले हैं। नवदा टोली थी किसकी? सारे टाइप के जो अनाज थे उनकी। तो ऐसे याद कर लेंगे। भारत के किसी अन्य स्थल से इतने सारे अनाज नहीं मिले।
नवदा टोली से क्या मिला है? सभी प्रकार के अनाज। नवदा टोली की मुख्य अभिलक्षक विशेषता चित्रित काले एवं लाल मृदभांड हैं। ये एक विशिष्ट प्रकार के लाल पॉलिश वाले मृदभांड हैं। क्या है यहाँ की विशेषता? यहाँ के मृदभांड चित्रित काले और लाल मृदभांड, जिन्हें काले रंग के चित्रों से सजाया गया है, इसे मालवा मृदभांड की संज्ञा दी गई है। अब है कायथा। उज्जैन एमपी में छोटी काली सिंध नदी पर स्थित कायथा का उत्खनन 1965-66 में वीएस वाकनकर ने किया। मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल कायथा होने के कारण इसे कायथा संस्कृति भी कहा जाता है। ये क्या था? जो मालवा संस्कृति है उसका प्रमुख स्थल था, तो इस वजह से इसको कायथा संस्कृति भी कहा जाता है। कायथा में प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। यानी जो हड़प्पा का शुरुआती चरण था वो, और एक हड़प्पा का जो बाद वाला चरण है, इन दोनों का प्रभाव दिखाई देता है। यानी कि क्या नहीं है, जो परिपक्व हड़प्पा वाला चरण है वो। कायथा प्राचीनतम ताम्रपाषाणिक संस्कृति, इसके बाद कालक्रम की दृष्टि से आहड़, मालवा, नवदा टोली और जोरवे संस्कृति है। कालक्रम क्या हो जाएगा अब इनका? पहले आहड़, फिर मालवा, फिर जोरवे। और पहले नंबर पे कायथा, फिर आहड़, और फिर मालवा, और फिर जोरवे। इनका सीक्वेंस पूछा जाता है। आगे है कायथा स्थित एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 विशेष प्रकार की कुल्हाड़ियाँ मिली है। यहाँ से एक बर्तन में सैल खड़ी के 40,000 सूक्ष्म मनकों से निर्मित हार मिला है। जो 40,000 सूक्ष्म मनके हैं उनसे निर्मित छोटे छोटे मनकों से बना हुआ हार मिला है, और 39 तांबे के कंगन मिले हैं। मालवा और मध्य भारत की कायथा उज्जैन, एरन, सागर, मध्य प्रदेश की बस्तियां ताम्रपाषाण काल की सबसे प्राचीनतम बस्तियां हैं, जो कि कैसी हैं? किलेबंद है। कौन कौन सी? कायथा और एरन, ये क्या है? सबसे प्राचीनतम बस्तियां हैं ताम्रपाषाण काल की, और कैसी हैं? किलेबंद। पश्चिमी महाराष्ट्र की बस्तियां बाद की मालूम होती हैं। अब है जोरवे संस्कृति। इससे पहले हमने पढ़ ली गणेश्वर, और फिर उसके बाद हमने पढ़ी है आहड़ संस्कृति और मालवा संस्कृति, और फिर अब हम पढ़ रहे हैं जोरवे संस्कृति। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1400 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व। जोरवे संस्कृति विदर्भ और तटीय कोंकण को छोड़कर संपूर्ण आधुनिक महाराष्ट्र में विद्यमान थी। जो तटीय कोंकण वाला एरिया है और जो महाराष्ट्र है, सारा संपूर्ण आधुनिक महाराष्ट्र है जो, उसको छोड़कर उसमें विद्यमान थी। पश्चिमी महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण काल के सबसे व्यापक उत्खनन हुए हैं, यानी पश्चिम की तरफ महाराष्ट्र में। अहमदनगर में जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, पुणे में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, और नंदुरबार में है प्रकाश, और नासिक जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। अहमदनगर में तो है जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, और नंदुरबार में है प्रकाश और नासिक। ये क्या है? जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। यहाँ जोरवे संस्कृति थी, परंतु इनमें दक्षिण के नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी विद्यमान थे। जो दक्षिण में नवपाषाण संस्कृति थी उसके तत्व भी यहाँ पर क्या थे? विद्यमान थे। जोरवे संस्कृति यद्यपि ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियाँ जैसे कि दैमाबाद, इनामगांव नगरीकरण की अवस्था तक पहुँच गई थी। महाराष्ट्र में ताम्रपाषाणिक संस्कृति का आरंभ स्वाल्दा संस्कृति से होता है। महाराष्ट्र में जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है इसकी शुरुआत किससे होती है? जो स्वाल्दा संस्कृति है उससे, और जो इसका प्रथम चरण कहलाती है। इस संस्कृति स्थल को S.A. सली के द्वारा प्रकाश में लाया गया। स्वाल्दा महाराष्ट्र के धुले जिले में मध्य तापी बेसिन में स्थित है।
जोरवे। जोरवे संस्कृति गोदावरी परवरा नदी में पनपी। जोरवे नामक स्थल महाराष्ट्र में गोदावरी की सहायक परवरा नदी के दाहिने किनारे स्थित है। 1950-51 में हसमुख धीरजलाल सांकलिया, हमने पढ़ा था ना HD सांकलिया, तो वही है ये, इनका पूरा नाम है हसमुख धीरजलाल सांकलिया। और जो UPSC वगैरह के बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं उसमें इनका फुल नेम पूछा गया है। और शांताराम भालचंद्र देव के निर्देशन में इस स्थल की खुदाई हुई। जोरवे इस संस्कृति का प्रथम उत्खनित स्थल और प्रतिनिधि स्थल है। आवासीय बस्तियों एवं समाधान से हमें लगता है कि जोरवे संस्कृति में सामाजिक असमानता प्रारंभ हो चुकी थी। यानी क्या था, समाज वर्गों में विभाजित हो चुका था। जैसे जोरवे बस्तियों में निवास अधिक्रम दिखाई देता है, अतः जोरवे में द्विस्तरीय आवास का आभास मिलता है। मुखिया आयताकार घरों में और अन्य लोग हैं वो वृत्ताकार झोपड़ियों में रहते थे। तो यही क्या हो गया, सामाजिक असमानता, जिसमें क्या, जो मुखिया थे वो आयताकार घरों में रहते थे और जो अन्य लोग थे वो वृत्ताकार झोपड़ियों में। जोरवे संस्कृति से नैदानिक मृदभांड, जो डायग्नोस्टिक पोट्री है वो मिली है, और नैदानिक मृदभांड लाल तल पर काले डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन हैं। ऐसे जैसे पोट्री हो गई, तो इस पे अंदर की तरफ क्या है, लाल सारा कलर करके उसके ऊपर काले रंग का कुछ डिजाइन कर रखा है। हाथ से बने टोंटी वाले लाल रंग के लेप वाले पात्र जोरवे संस्कृति के विशिष्ट पात्र हैं। सोने के आभूषण केवल जोरवे संस्कृति में मिले हैं। जो सोने के आभूषण हैं सिर्फ कहाँ से मिले हैं, जोरवे संस्कृति में। जोरवे संस्कृति कालीन महाराष्ट्र में लोग मृतक को अस्थि कलश में रखकर घर में ही फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। तो क्या करते थे, मृतक को अस्थि कलश में रख के और घर में जो आंगन होता था उसमें फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। वे कुछ बर्तन और तांबे की वस्तु भी कब्र में गाड़ते थे ताकि मृतक के अगले जन्म में काम आ सके। पश्चिम भारत में पूर्ण शवदान प्रचलित था, यानी पूरी तरह से। उसमें क्या था, मृतक के अस्थि कलश को दबाते थे, और इसमें क्या था, पूर्ण शवदान। जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवदान प्रचलित था। दक्षिण भारत में लोग पूर्व पश्चिम दिशा में गाड़ते थे, उसमें उत्तर दक्षिण दिशा में, और पूर्व में क्या था, दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां भारत में 1200 ईस्वी पूर्व में विलुप्त हो गई, लेकिन जो जोरवे में है वो 700 ईस्वी पूर्व तक चलती रही। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ क्या है, भारत में 1200 ईस्वी पूर्व में मतलब लगभग समाप्त हो गई थी, लेकिन जो जोरवे संस्कृति है ये 700 ईस्वी पूर्व तक चलती रही। इस प्रकार जोरवे संस्कृति सबसे दीर्घ काल तक जीवित रही। अब है दैमाबाद। जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है जो दैमाबाद है। यह गोदावरी नदी की घाटी में है। यह 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें 4000 लोग रहते थे। दैमाबाद के चारों ओर पत्थरों की कच्ची दीवार की किलेबंदी थी, यानी क्या है, किलेबंद बस्ती थी कच्ची दीवार की। दैमाबाद की खोज 1958 में BP बोपार्डीकर के नेतृत्व में हुई। दैमाबाद का सर्वप्रथम उत्खनन 1958-59 में MN देशपांडे के नेतृत्व में हुआ। 1974-75 में SR राव ने यहाँ खुदाई कार्य किया। 1975-76 से 78-79 तक यहाँ वृहद स्तर पर खुदाई का कार्य SA सली ने किया। सबसे पहले उत्खनन हुआ था MN देशपांडे के नेतृत्व में, और फिर 74-75 में SR राव ने यहाँ पर खुदाई का काम करवाया, और फिर बाद में SA सली ने दैमाबाद में से प्राप्त
कुछ अस्थियों से शिशुओं में होने वाले स्कर्वी रोग का पता चलता है। दैमाबाद से कांसे का रथ जिसमें 2 बैल जुते हैं और इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, ये भी मिला है। क्या मिला है? कांसे का एक रथ है जिससे 2 बैल जुड़े हुए हैं और इसे एक नग्न मानव आकृति क्या कर रही है? चला रही है। दैमाबाद से एक घर मिला है जिसे अर्धवृत्ताकार मंदिर की संज्ञा दी गई है। दैमाबाद से कलिंग पत्थर का लिंग, टोंटीदार मर्तबान, तांबे की सांड, गेंडा, हाथी आदि की आकृतियां भी मिली हैं। दैमाबाद की ख्याति भारी संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। यानी यहाँ पर क्या है? भारी संख्या में क्या मिला है? कांसे से बनी हुई वस्तुएं। इनमें से कुछ वस्तुएं हड़प्पा संस्कृति से प्रभावित थी। अब है इनाम गांव, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती थी। पुणे महाराष्ट्र स्थित यह बस्ती किलेबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ से राजनीतिक संगठन की सरदार वाली व्यवस्था की द्योतक द्विस्तरीय बस्ती के अवशेष भी मिले हैं। इनाम गांव में वृहद स्तर पर खुदाई का काम किसने करवाया? HD सांकलिया, MK धवलीकर और ZD अंसारी के नेतृत्व में। सांकलिया ने, धवलीकर ने और ZD अंसारी ने। इनाम गांव में गोलाकार गड्ढे वाले घर, गोलाकार के सर्कुलर पिट हाउस है जो, वो मिले हैं और भट्टी ओवन भी मिले हैं। इनाम गांव से मुखिया का मकान और अन्नागार भी मिला है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। इनाम गांव से मिली मातृदेवी की मूर्तियों से ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाणिक लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। यहाँ से क्या भी मिला है? मातृदेवी की मूर्ति, ये भी पूछा हुआ है। और इनाम गांव में एक वयस्क आदमी मृदभांडों और कुछ तांबे के साथ दफनाया गया है। एक वयस्क आदमी को क्या, उसके साथ उसकी कब्र में मृदभांड भी मिले हैं और कुछ तांबे की चीज़ें। इनाम गांव से कुत्ते का मांस खाने के साक्ष्य मिले हैं। पुणे स्थित वाल्की इनाम गांव की सैटेलाइट बस्ती थी। वाल्की से प्राप्त साक्ष्य से लगता है कि हड्डी से बने फालों और बीज डालने के बर्मों का उपयोग किया जाता था। जो वाल्की है सेटल जगह है, यहाँ पे क्या था? यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, हड्डी से बने फाल और बीज डालने के बर्मा, इनका भी उपयोग क्या है? किया जाता था। अब है नेवासा। अहमदनगर महाराष्ट्र स्थित नेवासा की खोज MN देश पांडे ने की और उत्खनन कार्य करवाया था HD सांकलिया ने। परवरा नदी के पास स्थित नेवासा में पटसन मोटे रेशम के धागे का साक्ष्य मिला है। तो ये नेवासा कहाँ पर है? परवरा नदी के पास स्थित। यहाँ पे क्या मिला है? पटसन के और जो मोटे रेशम के धागे हैं इसके साक्ष्य मिले हैं। नेवासा में पत्थर के कुठारों, कुल्हाड़ियों का कारखाना, पक्की मिट्टी निर्मित मातृदेवी की मूर्तिकाएं मिली हैं। चंदौली पुणे महाराष्ट्र स्थित चंदौली से तांबे की छेनियाँ, मछली पकड़ने का तांबे का कांटा आदि मिले हैं। तिथिक्रम के अनुसार भारत में ताम्रपाषाण बस्तियों की अनेक श्रृंखलाएं हैं। क्या है? मतलब तिथिक्रम के अनुसार भारत में जो ताम्रपाषाण बस्तियां हैं उनकी भी क्या है? अनेक श्रृंखलाएं हैं। कुछ क्या है? प्राक हड़प्पीय है और कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है और कुछ हड़प्पोत्तर काल की है। अब है विविध संस्कृतियाँ। नाल संस्कृति। नाल संस्कृति को 1925 में H हारग्रीव्स ने कलात पश्चिमी बलूचिस्तान पाकिस्तान में खोजा। किसने खोजा था? H हारग्रीव्स ने 1925 में। कलात पश्चिमी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है ये। और 1929 में यहाँ पर क्या हुआ? उत्खनन कार्य हुआ। यहाँ के घर
एक स्थानीय नदी से प्राप्त गोल पत्थरों या निकटवर्ती पहाड़ियों से काटे हुए विशाल शिलाखंड से बनाए गए थे। जो यहाँ पर घर मिले हैं वो कैसे हैं? गोल पत्थर जो नदियों के किनारे मिलते हैं उनसे, या फिर जो निकटवर्ती आसपास की पहाड़ियाँ थी उनसे काटकर जो विशाल शिलाखंड लाए गए हैं उनसे बनाए गए थे। यहाँ एक छोटी सी कक्षिका में जो किनारों पर कच्ची ईंटें जोड़कर बनाई गई है, यहाँ से एक शिशु की समाधि मिली है। फेयर सर्विस के अनुसार नाल की बस्तियाँ जल संग्रहण और संरक्षण की एक कारगर प्रणाली का अनुसरण करती थी। जो यहाँ की बस्तियाँ हैं क्या करती थी वो? यहाँ पे जल संग्रहण और संरक्षण का काम। अब है कुल्ली संस्कृति। टाइम पीरियड रहेगा 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व। कुल्ली संस्कृति दक्षिणी बलूचिस्तान पाकिस्तान में। नाल संस्कृति कहाँ पर थी? पश्चिमी बलूचिस्तान में। और कुल्ली संस्कृति है दक्षिणी बलूचिस्तान में। यहाँ की एक प्रागैतिहासिक संस्कृति थी। इस संस्कृति का नामकरण ओरेलस्टीन के द्वारा खोजे गए पुरातात्विक स्थल के नाम पर किया गया। ओरेलस्टीन ने एक स्थल खोजा है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया। यह संस्कृति कुल्ली में ही निंदोवारी और नियाई बुद्धि और एडिथसर में उद्घाटित हुई। कुल्ली में अनेक कमरों वाले पत्थर के घर, प्रशस्तर के 2 विशाल पिसाई सिल और काले पत्थर के मन के प्राप्त हुए हैं। क्या मिला है? घर कैसे हैं? पत्थर के कमरे बनाए गए हैं, जो प्रशस्तर के यानी पत्थर के ही 2 पिसाई वाले सिल मिले हैं और काले पत्थर के मन के मिले हैं। मेही से शवदाह के साक्ष्य मिले हैं। निंदोवारी में बस्ती के बीच में सीढ़ीदार घरों का समूह मिला है। बस्ती के बीच में ही सीढ़ीदार घर। और यहीं से मातृ देवी की मृण मूर्तिकाएं और 2 सैंधव मोहरें मिली हैं, यानी सिंधु काल की। एडिथसर में सीढ़ीदार चबूतरों की पूरी श्रृंखला देखने को मिलती है। अब है सोथी संस्कृति। सोथी संस्कृति का उत्खनन 1952-53 में अमलानंद घोष के नेतृत्व में। कब? 1952-53 में अमलानंद घोष के द्वारा राजस्थान के घग्गर हकरा क्षेत्र में, विशेषकर बीकानेर में हुआ। अमलानंद घोष सोथी संस्कृति के साक्ष्यों की सिंधु सभ्यता से समानता देखते हैं। यानी क्या है? जो सोथी संस्कृति है वहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उसकी समानता किसके साथ बताई गई है? सिंधु सभ्यता से। घोष ने इसे सिंधु सभ्यता का ऊपरी स्तर कहा है, यानी उससे पहले की और फिर वही आगे क्रम में विकसित। डीपी अग्रवाल और आलचिन भी यह मानते हैं कि सोथी संस्कृति सिंधु सभ्यता से पूर्व की अलग संस्कृति नहीं थी, बल्कि सिंधु सभ्यता का प्रारंभिक रूप थी। हिसार हरियाणा में स्थित सीसवाल गांव एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। जो सीसवाल गांव है हरियाणा हिसार में, वो क्या है? एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। सोथी और सीसवाल संस्कृति संयुक्त रूप से सोथी सीसवाल संस्कृति कहलाती है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच।